नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक राज्यपाल का अध्ययन अध्यापन करें। हमने इससे पूर्व संघीय कार्यपालिका का अध्ययन। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है, किंतु संविधान के द्वारा राज्यों में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जिस प्रकार संघ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिलकर एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्य में भी सेम संघ वाली स्थिति होती है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होती है। उसी प्रकार उसी सांसद व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होती है। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु जब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। चाहे उसकी आयु ज़्यादा हो गई है, 5 से 6 वर्ष हो गए हैं, या नया राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उससे पहले भी उस पद से हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय संदर्भ में मनोनीत राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? मनोनीत राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? निर्वाचित क्यों नहीं? भारत में जो राज्यपाल का पद है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता? जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग समितियां बनी थी, अलग अलग कमेटियां बनी थी। उनमें एक कमेटी थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल को जो नियुक्त करने का तरीका है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होना चाहिए। यह भी सुझाव था कि उनकी यह धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाइयों के नाते स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद वहीं संविधान सभा में 2 सुझाव हो रहे। एक सुझाव यह था कि राज्य का जो विधानमंडल है उसके निर्वाचित सदस्य है, उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाना चाहिए। दूसरा ये सुझाव था कि राज्य का जो निम्न सदन है, हम उसको साधारण भाषा में विधानसभा कहते हैं, विधानसभा में 4 नामों का सुझाव दिया जाए, उसके आधार पर नियुक्त किया जाए। इस प्रकार प्रांतीय संविधान समिति ने 3 सुझाव दिए थे। एक जनता द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होना चाहिए, और तीसरा जो था कि निम्न सदन 4 नामों को दे और उसमें से एक नाम को राज्यपाल नियुक्त कर दे। लेकिन संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति में उन पद्धति को छोड़ दिया, उन तीनों को सिरे से अस्वीकार कर दिया, तीनों सुझावों को अस्वीकार कर दिया। इसमें इन संविधान सभा ने जो निर्वाचन का आधार रखा कि एक निर्वाचन पद्धति को
एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। और मनोनीत राज्यपाल क्यों नियुक्त किया जाना चाहिए, इसके भी कई कारण बताए। नंबर 1, उसमें एक कारण था, नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था, क्योंकि देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में अगर हमारा राज्यपाल निर्वाचित होगा, अगर हमारा राज्यपाल निर्वाचित होता है तो निर्वाचित राज्यपाल संसदीय शासन व्यवस्था में परस्पर मेल नहीं खाता। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है। राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने से राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में संघर्ष हो सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को भी जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए भारतीय शासन की संसदीय शासन व्यवस्था के कारण राज्यपाल का मनोनीत पद रखा। दूसरा है आम चुनाव में संकट। आम चुनाव में संकट। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व को कठिन समस्या पैदा कर देता है। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक नेता होना आवश्यक है। यह नेता कौन होगा? राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री होगा? राज्यपाल नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, ये बिल्कुल अनुचित लगता है। नंबर 3, परस्पर प्रतिस्पर्धा। परस्पर प्रतिस्पर्धा, किन के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो, तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच परस्पर स्पर्धा उत्पन्न होने की संभावनाएं कम रहती है। किंतु इस व्यवस्था में गंभीर दोष ये है, इस बात की आशंका रहती है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से होता नहीं। अतः पुनर्निर्वाचन के होने के लिए राज्य विधानमंडल में बहुमत दल को पसंद करने की चेष्टा करता रहता है, वो उनको खुश करने के लिए लगा रहता है। नंबर 4, संविधान निर्माता कमजोर केंद्रीय सरकार तथा संविधान निर्माता कमजोर केंद्रीय सरकार तथा मजबूत राज्य सरकार। कमजोर केंद्रीय सरकार तथा मजबूत राज्य सरकार। प्रारंभ में संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार तथा मजबूत राज्य के पक्ष में थी। उस समय सोचा गया कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को, राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के विभाजन, देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपने विचार बदले। उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनाए रखने से देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा संभव हो सकती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचन राज्यपाल को वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। और संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। अतः राज्यपाल के संबंध में संघीय सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि को अपनाया गया। नंबर 5, संविधान सभा के कुछ सदस्यों का विचार।
विधानसभा के कुछ सदस्यों का विचार था कि राज्यपाल राज्य से हो, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे, लेकिन इसको इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि नामों को चुनने से विधानसभा में गुटबंदी के आधार पर कार्य करेगा। इस प्रकार पद पर कार्य करने वाला राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक वर्गों को समान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। नंबर 6 है स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ। स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ। स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ। स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ। संविधान निर्माता यह चाहते थे कि राज्यपाल स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करे, इसलिए उन्होंने इनकी पद्धति को अपनाना उचित समझा। राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ या निर्णायक की होती है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता तो इस बात की संभावना रहती कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होगा। इस बात की अधिक आशंका रहेगी कि ऐसा राज्यपाल राज्य की दलबंदी या गुटबंदी का शिकार हो सकता है। अतः सही रूप से सोचा जाए तो निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता। राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 व 158 में इस बात का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति का पात्र नहीं होगा अगर वह भारत का नागरिक न हो। अनुच्छेद 157 यह कहता है कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई हो। इसके अलावा अनुच्छेद 158 द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियों का कुछ उल्लेख किया गया है। उसमें यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति व्यक्ति किसी भी संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर उस पद पर नियुक्त हो जाता है तो वह पद उसका रिक्त माना जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। थर्ड है राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उसे निःशुल्क आवास प्राप्त होगा, उसे वो वेतन भत्ते उपलब्धियां प्राप्त होगी जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्यपाल का जो वेतन है, राज्यपाल को जो सुविधाएं हैं वो अलाभकारी वेतन नहीं होती। उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं जो कि मत निरपेक्ष होता है। राज्यपाल को अब इस समय 3,60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाना प्रस्तावित है। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है जिससे वह प्रतिज्ञा करता है राज्यपाल पद का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा, अपनी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करेगा, राज्य की जनता की सेवा कल्याण के कार्य करेगा। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है इस बारे में भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नंबर 1 आता है कार्यपालिका शक्ति। नंबर 1 आता है कार्यपालिका शक्ति।
कार्यपालिका शक्ति के कारण ही राज्यपाल अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा समस्त कार्य संपादित करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यसूची राज्य सूची के उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती के सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह उसका प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य संबंध में नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के मंत्री निर्णय के संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार रखने को कह सकता है। दूसरा है हमारा विधायी शक्तियाँ, अर्थात कानून बनाने की शक्ति। विधायी शक्तियाँ अर्थात कानून बनाने की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ अर्थात कानून बनाने की शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग माना जाता है। जिस प्रकार से संघीय व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना जाता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को संघीय व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग माना जाता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, उनको स्थगित करता है, व्यवस्थापिका के नियमन सदन को विघटित कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानसभा की पहली बैठक में वह 1 या 2 सदनों के लिए विधायक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि विधेयक की अस्वीकृत कर देता है तो पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार भी वह विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए विधायक तो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने, उच्च न्यायालय की शक्ति से कम शक्ति की कमी से संबंधित हो, राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए संरक्षित किया जा सकता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश वही बल प्रयोग होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अध्यादेश विधानसभा की बैठक के प्रारंभ होने से 6 सप्ताह बाद तक क्रियान्वित रहता है और 6 सप्ताह पहले विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृति का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश स्वतः ही समाप्त और रद्द हो जाता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति में कुछ परिवर्तन है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जिस प्रकार विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता है या विधानमंडल का उसी प्रकार कानून राष्ट्रपति द्वारा पारित करने के लिए रोका जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझता है। वह विधानमंडल के सदस्यों को ऐसे लोगों में नामजद कर सकता है जिससे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो। अगर वह ऐसा समझे विधानमंडल में आंगल समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में बहुत ही व्यापक शक्तियाँ हैं। नंबर 3 है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय अर्थात धन से संबंधित वित्तीय शक्तियाँ या बजट से संबंधित राज्य का जो बजट जारी किया जाता है। राज्यपाल कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है और उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल की स्वीकृति अपेक्षा वह इस निधि के किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में
किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए क्षमादान याचिका स्वीकार किए जाने के स्पष्ट आदेश होने चाहिए। स्पष्ट न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार और प्रयोग को उचित रूप से प्रयोग किया है या नहीं किया है। इसके अलावा आता है विविध शक्तियाँ। नंबर 5 आता है विविध शक्तियाँ। विभिन्न प्रकार की और शक्तियाँ कौन सी है? विविध शक्तियाँ इन जो 4 शक्तियों के अलावा जो अदृश्य शक्तियाँ विविध शक्तियाँ हैं। विविध शक्तियों में नंबर 1 आता है वह राज्य लोकसभा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य के आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त कर सकता है और विधानमंडल के समक्ष रखता है। नंबर 2, अगर वह देखता है राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक विफलता के संबंध में सूचना दे सकता है और ऐसे प्रतिवेदन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तीसरा है राज्यपाल संविधान द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष संबंध में स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त की गई है। असम का राज्यपाल असम की सरकार आदिवासी से जिला परिषदों के बीच खानों में होने वाली आय के विभाजन के संबंध में स्वविवेक अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार है। इस प्रकार हमने आज 3 टॉपिकों का अध्ययन किया। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यपाल मनोनीत राज्यपाल, निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं, राज्यपाल की निर्वाचन की योग्यताएं का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है और राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियों में भी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल की स्थिति और भूमिका। 2 गज की दूरी का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। थैंक यू, धन्यवाद।